अच्छा भाई, हम लोग पेपर अभी अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन ए, पेपर 41, मई जून 2023। और ये माइक्रो की एक केस स्टडी मैंने निकाली है, वरना माइक्रो से ऐसे डेटा रिस्पॉन्स आता नहीं है, बहुत कम ही आता है। अगर टाइम बचा तो हम लोग सेक्शन बी भी इसका देख लेंगे, तो अब यहाँ पे आएगा। अच्छा देखिए, जब भी आप डेटा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, हमेशा गंदा किया करें अपने पेज को। पेंसिल से, पेन से अंडरलाइनिंग किया करें, ताकि आप लोगों को फिर आंसर ढूंढने में आसानी हो और आप लोगों को पता चले कि क्या, किस चीज़ का आंसर कहाँ लिखा हुआ है। ये एक कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, जिस तरह आप लोग ग्रेड 5 6 में इंग्लिश के पेपर में पॉइंटर निकाल के डाल देते थे या सिर्फ कॉपी करते थे। आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर तरीके से, आपको चीज़ों को बताना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे मामला बन रहे होंगे। Competition, monopoly, and the market. Firms are sometimes thought of as machines, input go in, product come out. However, it matters how powerful these firms are allowed to become. कहता है कि यार फर्म जो है उनको मशीन समझा जाता है, कि इनपुट अंदर जाता है, आउटपुट बाहर आता है। However, it matters how powerful these firms are. ये भी मैटर करता है कि ये फर्म कितनी पावरफुल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम है कंपटीशन लॉ। द लॉ दैट गवर्न्स हाउ फर्म्स compete इन द मार्केट। कहता है कि ये लॉ क्या क्या चीजें बताता है कि फर्म्स किस तरह compete करेंगी मार्केट में। हाउ दे मे exert देयर पावर, एंड हाउ एंड व्हेन दे मे ज्वाइन फोर्सेस। कहता है वो अपनी पावर किस तरीके से दिखाएंगे, और वो कब अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज या टेक ओवर कर सकते हैं। द कंपटीशन लॉ हैज नॉट प्रिवेंटेड हाई कंसंट्रेशन रेशियोज इन मेनी इंडस्ट्रीज। कहता है कंसंट्रेशन रेशियोज हमारे पास अभी भी आ रहे हैं, भले हमारे पास कंपटीशन लॉ चल भी रहा है। तो कंसंट्रेशन रेशियो को आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसके साथ लिंक कर रहा है, ओलिगोपोली मार्केट के साथ। तो कंसंट्रेशन रेशियो वहीं पे हमने पढ़ा है। ग्लोबल मोनोपोलीज हैव बीन क्रिएटेड ग्लोबल मोनोपोलीज हैव बीन क्रिएटेड इन द नेम ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। कहता है कि ग्लोबल मोनोपोलीज हमारे पास क्रिएट हो गई हैं फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के नाम पे। मर्जर्स हैव बीन अप्रूव्ड एंड मोनोपोलीज टॉलरेटेड अंडर द assumption that they are efficient। कहते हैं मर्जर्स अप्रूव होते जा रहे हैं और मोनोपलीज बनती जा रही हैं, एक इस अजम्पशन के ऊपर कि यार दे आर एफिशिएंट। हम लोगों ने मोनोपली का एक चैप्टर पढ़ा था जहां पे हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि मोनोपली कैन बी एफिशिएंट, बट ओनली इफ इट वांट्स टू। यानी कि वो प्रोडक्टिवली एलोकेटिवली एफिशिएंट होगी अगर वो चाहती है, वरना नहीं होती। वरना इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, तो एमसी इज इक्वल टू एमआर पे ऑपरेट करती रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यार मोनोपलीज को ऐसा समझा जाता है कि दे आर एफिशिएंट, तो भाई होने दो, मर्ज टेक ओवर होने दो। Their ability to enable innovation is relied upon to justify these monopolized industries। कहते हैं कि यार इनोवेशन करती हैं, तो इसलिए हम लोग जो है उनको जाने देते हैं। तो इनका लिखा हुआ है कि देयर एबिलिटी टू इनेबल इनोवेशन, बिकॉज दे हैव रिसोर्स, दे हैव मनी, तो वो इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं। Competition law is being used to protect a narrow set of public interest based on the idea of consumer welfare। कहते हैं कंपटीशन लॉ जो है वो यूज करता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज हो रहा है कि जी हमने कंज्यूमर वेलफेयर को बढ़ाना है। अब द टेस्ट अप्लाइड बाय द लॉ इज वेदर एनी चेंज विल रिजल्ट इन लो प्राइसेस फॉर कंज्यूमर एंड दस इज बेनिफिशियल। कहता है कि टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि यार क्या हमारी मोनोपलीज की प्राइसेस कम हो जाएंगी कंज्यूमर के लिए, और क्या वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ हाउ मोनोपलाइज रिजल्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर बिकम। कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी मोनोपलाइज मार्केट आपकी चल रही है, बट हम लोग ये अजम्पशंस और इन लॉज को देख के चलेंगे तो कंज्यूमर वेलफेयर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है द लॉजिक दैट फोकसेस ऑन कंज्यूमर प्राइस इज फ्लॉड। कहता है कि वो लॉजिक जो हम लोग यूज करते हैं कि कंज्यूमर प्राइसेस का ना लेके चलेंगे, कहता है इसके अंदर मसला है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, फ्लॉड है। दिस कैन बी सीन इन द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्म्स ऑन द इन्वायरमेंट। कहता है कि ये हमें इन्वायरमेंट पे जो हमारे पास अफेक्ट आता है उससे हमें पता चलता है कि भाई ये तो एक फ्लॉड मामला। प्राइसेस डू नॉट कैप्चर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच नाइदर द प्रोड्यूसर नॉर कंज्यूमर पेस। कहता है कि प्राइस जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन को नहीं मेजर करती, यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट को मेजर नहीं करती, जिसके लिए ना ही प्रोड्यूसर पे करता है और ना ही कंज्यूमर पे करता है। और लॉजिकल भी है, एक प्रोड्यूसर को कैसे मालूम होगा कि उसकी वजह से कितना पोल्यूशन हुआ है या उसकी वजह से कितना सोसाइटी में नुकसान हुआ है, वेलफेयर लॉस हुआ है।
और एक कंज्यूमर किस तरह प्राइसेस पे करेगा जब तक प्रोड्यूसर उसके ऊपर कोई प्राइस इंप्लीमेंट ही नहीं करेगा। लो कंज्यूमर प्राइसेस आर नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर फॉर कंज्यूमर वेलफेयर। कहता है कि अगर आपके पास प्राइसेस कम हैं तो ये कोई आपकी वेलफेयर की निशानदेही या फिर आपके वेलफेयर की इंडिकेशन नहीं करता। अगर प्राइसेस कम है तो कंज्यूमर जो है वो खुश है या कंज्यूमर का वेलफेयर अच्छा चल रहा है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। The low price, low wage spiral keeps pushing for cheaper goods and services to increase the profitability of the firm। कहता है कि यार लो प्राइस और लो वेज स्पाइरल से क्या हो रहा है कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और लोग जो है वो सस्ते गुड्स एंड सर्विस की तरफ जा रहे हैं। द रिजल्ट इज दैट वर्कर्स आर पेड लेस। वर्कर को कम पैसा दिया जा रहा है भाई। लो प्राइसेस कॉज अनइक्वल बार्गेनिंग पोजीशन बिटवीन पावरफुल एम्प्लॉयर एंड वर्कर एंड बिटवीन पावरफुल बायर एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर। कहता है कि प्राइसेस कम होने की वजह से हमारे पास इकोनॉमी में अनइक्वल बार्गेनिंग पोजीशंस हो गई हैं। अनइक्वल बार्गेनिंग पोजीशन का मतलब क्या है? दो लोगों के बीच में, पावरफुल एम्प्लॉयर एंड वर्कर यानी कि पावरफुल सेठ और एम्प्लॉय, और पावरफुल बायर एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर। पावरफुल बायर एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर यानी कि मैं एक बहुत बड़ी फर्म हूँ, मैं एप्पल हूँ, और मैं छोटी छोटी दुकानों से जो रॉ मटेरियल अपना परचेज करता हूँ, तो जाहिर है मेरी पावर ज्यादा होगी ना एप्पल की। तो बिटवीन पावरफुल बायर एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर। आगे, सर कैन यू रिपीट लो प्राइस लो वेज स्पाइरल कहाँ पे था? वो था ये रहा। कहता है कि भाई लोगों के पास, यहाँ पे देखो ना उसने लिखा हुआ है कि वर्कर्स आर पेड लेस। तो वर्कर्स को जब कम पैसे दिए जा रहे हैं तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स चीपर गुड्स एंड सर्विसेज, चीपर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो वो ज्यादा प्राइसेस पे वैसे भी नहीं कर सकते, वो सस्ते गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई। तो अपने पास अनइक्वल बार्गेनिंग पोजीशन आ गई बिटवीन ये दो लोग। सही है, आगे आओ। Regulation has a role to play in protecting consumers from the worst abuse of market power by the firms। कहता है कि रेगुलेशन लगानी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे, लॉज लगाने पड़ेंगे, मोनोपोली की पावर को, ओलिगोपोली की पावर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग कंज्यूमर्स को बचा सकते हैं फ्रॉम दी अब्यूज। There needs, however, to be new competition law that promotes the free market rather than desires of a monopoly firm। कहता है कि हमारे पास एक नया कंपटीशन लॉ आना चाहिए जो मोनोपोली को फेवर करने के बजाय फ्री मार्केट को प्रमोट करे। ठीक है, मोनोपोली की डिजायर्स को प्रमोट ना करे, वो फ्री मार्केट को प्रमोट करे, लोगों के वेलफेयर के बारे में भी बात करे। इट नीड्स टू कंसिडर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। कहते हैं कि यार देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक स्टेट हमारे पास यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक डेटा रिस्पॉन्स था जो कि माइक्रो पे बेस करता था। अब मैं क्वेश्चंस यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करूंगा। आप लोगों के पास नोटबुक और पेन वगैरह होना चाहिए ताकि आप लोग मेरी बातों को नोट डाउन कर लें और आप लोग मेरी चीज़ों को जो है वो देख लें। अब यहाँ पे आना जरा। The article refers to concentration ratio. The article refers to concentration ratio. Explain what is meant by concentration ratio and how it is calculated. Concentration ratio आपने पढ़ा हुआ है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आपने एक चीज को देखा है कि यार हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन रेशियो की जब बात कर रहे होते हैं तो 4 to 5 लार्ज फर्म्स हैव मोर देन 50% ऑफ मार्केट शेयर। एक सेकेंड यार। अच्छा, तो ओलिगोपोली मार्केट होती है concentration रेशियो में वेयर फोर टू सम ऑफ 4 to 5 लार्ज फर्म्स इज मोर देन 50%। तो आप उसको बता रहे होंगे कि यार ओलिगोपोली मार्केट में जो लार्जेस्ट 4 to 5 फर्म्स होती हैं उनके पास मोर देन 50% शेयर होता है, मार्केट शेयर, और रिमेनिंग जो 50% होता है वो छोटी छोटी फर्म्स के अंदर बटा हुआ होता है। ये तो डेफिनेशन आपकी आ गई। फिर उसने कहा है हाउ इट इज कैलकुलेटेड, तो आप फॉर्मूले को देखो जरा। फॉर्मूला आप क्या लेके चलोगे भाई? आप उसको बताना कि 4 लार्ज फर्म्स, तो फॉर्मूला आप क्या बोलेंगे? सम ऑफ मार्केट शेयर, मार्केट शेयर ऑफ 4 लार्ज फर्म्स ओवर टोटल मार्केट शेयर
मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, और ये आपके पास भाईजान इस तरीके से 4 मार्क आप लोग गेन कर लें। ठीक है, डेटा रिस्पॉन्स में मार्क्स स्कोर करना इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, और कितने कोई डिफिकल्टी होती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब आगे आइएगा पार्ट बी के ऊपर। Explain with an example whether the article is correct in saying that neither the producer nor the consumer pays for negative externality। कहता है कि जी एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे बताएं, ये जो आर्टिकल में बात लिखी हुई है कि ना कंज्यूमर पे करता है ना प्रोड्यूसर पे करता है फॉर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, क्या ये बात करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर इसने इस पैराग्राफ में यहाँ पर ये बात चल रही है ये वाली, neither the consumer pays nor the producer pays। अब उसको बताना स्टार्ट करेंगे कि आप व्हाट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सबसे पहले आप उसको डिफाइन कर दें, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। फिर आप उसको बताएं कि यार देखो, एक्सटर्नल कॉस्ट या थर्ड पार्टी कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड बाय अ थर्ड पार्टी एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हिच हैज नो डायरेक्ट लिंक विद द कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और सर्विस, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन। ठीक है, अब आप उसको बताना स्टार्ट करेंगे कि यार देखो, बात सारी ये है कि जब हम लोग पोल्यूशन कर रहे होते हैं, हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उससे धुआं आता है, पोल्यूशन आता है, तो बीइंग अ प्रोड्यूसर वी कैन नॉट मेजर, वी डू नॉट हैव द टूल्स टू मेजर दैट एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है। जब अपने पास कुछ होता ही नहीं है, तो प्रोड्यूसर उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट ही नहीं करता। एंड ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, a consumer and a producer, they always look for their private cost and private benefit. They do not give a shit about society, कि सोसाइटी में कितना पोल्यूशन हो रहा है, सोसाइटी में कितना कचरा हो रहा है, वी डू नॉट गिव अ शिट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि दे डू नॉट केयर व्हाट इज हैपनिंग टू सोसाइटी, दे ओनली फोकस ऑन देयर पर्सनल गेन्स एंड लॉसेस। ठीक है, और दे डू नॉट हैव द टूल्स टू मेजर एक्सटर्नल कॉस्ट, दैट इज थर्ड पार्टी कॉस्ट, जिसकी वजह से ना ही उसकी प्राइस का इम्पैक्ट डाला जाता है, ना ही उसको देखा जाता है, और ना ही उसके लिए पे किया जाता है, विच रिजल्ट्स इन मार्केट फेलियर। क्लियर है बेटा ये दो क्वेश्चंस। सही, आ गया हो। पार्ट सी कहता है अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, describe two reasons why the article says increased concentration in an industry may not improve consumer welfare। देखो, कंज्यूमर वेलफेयर से रिलेटेड ना उसने 3 बातें बताई हैं। एक तो ये वाली बात जहां पे वो कहता है कि यार हम लोग प्राइसेस कम करेंगे, हम लोग प्राइसेस कम करेंगे तो ओवरऑल जो है ना कंज्यूमर वेलफेयर हमारे पास बढ़ रहा होगा। तो पहली बात तो ये है कि यार लोअर प्राइसेस होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका कंज्यूमर वेलफेयर बढ़ रहा है। अब जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, शराब है, ड्रग्स हैं, ये भी कम प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल तो होते हैं, तो सस्ते हुए ना, तो सस्ते हैं तो इसका मतलब क्या, कंज्यूमर वेलफेयर बढ़ जाएगा। तो आप ये वाली बात बता सकते हैं कि रिडक्शन इन प्राइस लेवल डज नॉट ऑलवेज मीन कंज्यूमर वेलफेयर। या इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ नेगेटिव लिखा है ना, सही। अच्छा, फिर कहता है कि जी इंक्रीज कंसंट्रेशन रेशियो से आपके पास कैसे कंज्यूमर वेलफेयर पे इफेक्ट आता है, उसके लिए आपने 2 बातें लिखी हुई हैं, ये वाली बात और ये वाली बात। ठीक है, तो आप पहले बता सकते हैं पावरफुल एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। आप उसको बताएं कि एम्प्लॉयर्स यानी कि सेठ आपका पावरफुल है, आपका वर्कर जो है वो काफी वीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि अनइवन या अनइक्वल बार्गेनिंग पावर आ जाएगी ना। अब अगर आपका सेठ स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मोनोपोली की इंडिकेशन आ रही है। मोनोपोली वो फर्म विद द हाईएस्ट, द फर्म दैट बाइज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो बात आ रही है मोनोपोली की। अब मोनोपोली के पास इनफ पावर होती है कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करे आराम से, वर्कर्स को वो तंग करेगा, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेगा, वर्कर्स से बिल्कुल कम वेज के ऊपर काम करवाएगा। तो जब वो बिल्कुल कम वेज के ऊपर काम करवाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हमारे पास आ रही है, अपने पास नुकसान होना शुरू हो जाएगा सोसाइटी में। ठीक है ना, फिर वो फर्दर जाके नेगेटिव चीजों पे जाएगा। फिर लिखा हुआ है पावरफुल बायर एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर। अब देखो, पावरफुल बायर एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर से किस तरह मार्केट फेलियर आता है। वो मार्केट फेलियर ऐसे आ रहा है कि यार अगर मैं एक सप्लायर को पकड़ता हूँ, और मैं सप्लायर से जो है वो बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं, इस तरह समझ लें कि मैं उसके ऊपर जोर डाल के बैठा हूँ कि तुमने अगर मेरे अलावा किसी और को सामान दिया
तो मैं तुमसे जो है सामान लेना छोड़ दूंगा, मैं मी बीइंग अ वेरी पावरफुल कंज्यूमर ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लायर। ठीक है। या मैं उसको बोलूँ कि मैं फंस जाऊं एक प्राइस में, यानी कि बेचारा सप्लायर बोलता है कि सर मैं 50 रुपए से आपको कम में नहीं दे सकता, मेरा कॉस्ट जो है ना वो इतनी पड़ती है, मैं नुकसान में चला जाऊंगा। मैंने कहा नहीं जी, मुझे 40 में चाहिए, और मैं ले भी अच्छे खासे सामान रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक इंटिमिडेशन शुरू कर दूंगा उसके लिए, मैं इंटिमिडेटिंग हो जाऊंगा कि नहीं भाई मुझे तो चाहिए, आप दो मुझे किसी भी तरह। अब मैं उसके ऊपर अपनी पावर जता रहा हूँ। तो उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि यार क्यों सोसाइटी में नुकसान आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को तो हटा दो, और क्या क्या ऐसी इंडिकेशन आपके पास केस में है जिससे आपके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। समझे? तो मैं उसको जो है वो थ्रेटन करना शुरू कर दूंगा, मैं उसके ऊपर जोर डालना शुरू कर दूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बेटा क्लियर है सारी चीजें? पार्ट सी समझ आ गया? पार्ट डी के ऊपर आइएगा। सर ये समझ नहीं आया पावरफुल बायर वाला। अच्छा बात सुनो अब्दुल कभी, सीन ऐसा है लेट से आप एक सप्लायर हैं, ठीक है, आप जो है वो चीजें बनाते हैं, मैं आपसे सामान खरीदता हूँ, मैं आपका बायर हूँ। अब मैं आपसे हर महीने 2 करोड़ रुपए का सामान लेता हूँ। अब जब मैं आपसे 2 करोड़ रुपए का सामान लूंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा क्लाइंट हूँ, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर हूँ। ठीक है ना? मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद भी एक प्रोड्यूसर हूँ, बट मैं आपसे रॉ मटेरियल लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि 2 करोड़ रुपए इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अब मैं आपको ना तंग कर रहा हूँ कि नहीं यार प्राइस कम करो, कि अगर तुमने किसी और को सामान दिया तो मैं तुमसे सामान लेना छोड़ दूंगा, ये वाली प्राइस दो, मुझे कल के कल सामान चाहिए। अब मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, हालांकि सामान भी आपसे ले रहा हूँ, बट क्योंकि मैं आपसे इतना सामान लेता हूँ कि मैं आपको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, मैं आपको इजीली तंग कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग कि यार हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही। समझे बात को अब्दुल कभी? चलो गुड। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है द आर्टिकल सेज दैट मोनोपोलीज आर टॉलरेटेड बिकॉज दे आर एफिशिएंट। कहता है कि मोनोपोलीज को इसलिए टॉलरेट किया जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द केस दे आर एफिशिएंट। ठीक है, वो काम ऐसे कर रही है कि सोसाइटी को बेनिफिट पहुंच रहा है, एलोकेटिव प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। Assess with the help of a diagram whether economic theory supports the idea that monopolies are efficient। कहता है कि मुझे ये बताएं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक थियोरी कि मोनोपोलीज एफिशिएंट होती हैं कि नहीं होती हैं। तो जरा देख लेते हैं। 8 मार्क का सवाल है, एंड में आपने कंक्लूजन भी देना होगा, 1 मार्क का आपका कंक्लूजन होगा। तो यू विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दो तरह की होती है, प्रोडक्टिव एलोकेटिव। व्हाट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, व्हाट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी, आपने सारी बातें बता दी। कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, डायग्राम के हिसाब से मुझे बताएं कि व्हाट आइदर वी आर एफिशिएंट और नॉट। तो इकोनॉमिक थ्योरी क्या ये आपको प्रूव करती है? तो देखो बेटा, आपने शुरू में जब डिफाइन कर दिया, अब आप जाएंगे मोनोपोली के मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। मोनोपोली का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको कहाँ पे होता है? एमसी इज इक्वल टू एम आर। ठीक है। तब ये देखो जरा, ये आपके पास केस पूरा बना हुआ है। आपने प्रोडक्टिव बताया, आपने एलोकेटिव बताया। प्रोडक्टिव होता है एटीसी मिनिमम पे, प्रोडक्ट एलोकेटिव होता है एमसी इज इक्वल टू ए आर पे। बट आप कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं? आप ऑपरेट कर रहे हैं एमसी इज इक्वल टू एम आर के ऊपर। ठीक है, आप ऑपरेट करें एमसी इज इक्वल टू एम आर पे, जहाँ पे ये आपका पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। सर कैन डायनेमिक एफिशिएंसी आल्सो बी इंक्लूडेड? आप कर सकते हैं डायनेमिक एफिशिएंसी। अच्छा, तो ये आपने पूरा गेम बता दिया उसको भाई, एमसी इज इक्वल टू एम आर। आपने पूरी कहानी बताई कि भाई होना चाहे तो हो सकता है, वरना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, दे डू नॉट लुक फॉर बीइंग एफिशिएंट, या ये और वो पूरी आपने कहानी है उसको बता दी। कंक्लूजन एंड में जो आपने जस्टिफिकेशन देनी, कंक्लूजन देनी है, वो आप बोलेंगे कि यार टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनोपोली। इफ दे वांट टू बी एफिशिएंट दे कैन, वरना उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दे नेवर गो फॉर एफिशिएंसी, दे नेवर गो फॉर प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी, वो कभी भी उसकी तरफ नहीं जाते।
अनटिल एंड अनलेस उनको ड्रैग किया जाए ड्यू टू थ्रेट ऑफ कंपटीशन या तो ड्यू टू देयर ओन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वरना वो कभी भी एफिशिएंसी की तरफ नहीं जाते। क्लियर है? समझ गए पार्ट डी? अच्छा, अब आइएगा जरा इसी के हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी के ऊपर। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो खैर आ जाओ। टू इम्प्रूव एलोकेटिव एफिशिएंसी, ये मैंने करवाया हुआ तो नहीं है ना क्वेश्चन पहले? सेक्शन बी करवाया हुआ तो नहीं है पहले मैंने? नोट्स में है, वैसे तो मैंने ईयरली में तो नहीं करवाया ना ये वाला ईयर। चले यहाँ पे आए। To improve allocative efficiency, economists frequently advise government to remove existing subsidies to the private sector education providers of school। ये वाला तो मैंने आप लोगों को टॉपिकल्स में भी करवाया हुआ है, क्लास के बाद भी करवाया था। तो वही वाली पूरी कहानी है। कहता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इवैल्यूएट दिस एडवाइस। क्वेश्चन को क्रैक करना सीखें। चार बातें यहाँ पे उसने कही हुई हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी पहली बात। कहता है कि रिमूव एग्जिस्टिंग सब्सिडीज ऑन एजुकेशन। तो बेटा एजुकेशन का मतलब क्या है? मेरिट गुड। और सब्सिडीज का मतलब क्या है? पॉलिसीज टू सॉल्व मेरिट गुड। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। तो पब्लिक गुड की भी बात हो रही है, प्राइवेट गुड की बात हो रही है, तो पब्लिक गुड के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो चार बातें आपके पास क्या है? एलोकेटिव एफिशिएंसी, सब्सिडीज, प्राइवेट सेक्टर एंड एजुकेशन, दैट इज मेरिट गुड। कभी भी मार्केट फेलियर का क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा एलोकेटिव एफिशिएंसी से स्टार्ट करेंगे अपने आंसर को। यू विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग एलोकेटिव एफिशिएंसी के वो एमसी इज इक्वल्स टू एआर पे ऑपरेट करती है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने काम करना है। बेसिक कहानी आपने बता दी, आपने जनरल एक्सप्लेनेशन दी है, फिर आप गए डायग्राम्स की तरफ। डायग्राम्स में आपके पास, क्योंकि अब देखो मेरिट की बात हो रही है ना, डीमेरिट बताने की जरूरत नहीं है। होशियार ना बना करें, देर होशियार कि यार ये नहीं पूछा हुआ, चलो बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? शादी में आए हुए हैं आप लोग, भाई जो काम पूछ रहा है वो बताओ ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? आप लोग स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम बनाएंगे, मैरिट गुड की डायग्राम बनाएंगे, सब्सिडीज की डायग्राम बनाएंगे, और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। विच कैन बी अदर एडवर्टाइजमेंट या फिर स्टेट प्रोविजन या मैक्सिमम प्राइस, जो आप लोग करना चाहें आपकी मर्जी है। बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग जाएं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो जी, आपने ये सारी कहानी डायग्राम्स वगैरह बना ली, यहाँ पे देखें जरा। आपने एलोकेटिव एफिशिएंसी बताया, आपने डिफरेंस बताया बिटवीन पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड, क्योंकि उसने कहा हुआ था। ये आपकी नॉलेज का पार्ट चल रहा है। एजुकेशन पे आया, मेरिट गुड का आपने बताया, अंडर कंज्यूम, अंडर प्रोड्यूस, अंडर एलोकेटेड एज शोन इन द डायग्राम। ये आपकी सिंपल डायग्राम आ गई, एमएसबी एमएससी वाली। ये मेरिट की आ गई, ये सब्सिडी की आ गई, और ये एडवर्टाइजमेंट की आ गई आपके पास। ठीक है। अब एक्सप्लेन करना आप स्टार्ट करेंगे। सब्सिडी के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, कि जी प्राइसेस कम होती हैं, स्कूल्स इनकरेज होंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगी, नौकरियां बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ये सारे बेनिफिट्स आपने बता दिए। एक्सटर्नल बेनिफिट कैन नॉट बी मेजर्ड, ये ड्रॉबैक है आपका। वही मतलब सारी पुरानी चीजें, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई, लैक ऑफ नॉलेज आपने बताया उसको। फिर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी पे आप जाएंगे, जहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की है। आपने डायग्राम 4 के साथ उसको लिंक किया, आपने लैक ऑफ नॉलेज बता दी। ये लैक ऑफ नॉलेज आपके पास चल रही है, डिमांड आपके पास जो है वो बढ़ने की तरफ जा रही है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके पास क्या आता है कि भाई नच थ्योरी के साथ आपने लिंक किया, हाउ एवर इट इज एक्सपेंसिव, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। मार्केट के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप किस तरह से, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपका एडवर्टाइजमेंट इजीली अंडरस्टैंडेबल है भी कि नहीं है, ये चीज़ों का आपको कंसिडर करना पड़ता है। कंक्लूजन, नहीं भाई रिमूव तो नहीं करो। रिमूव करोगे तो यार जो बेचारे गरीब लोग कम प्राइसेस की वजह से आ रहे हैं, क्या पता वो बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दें, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इंस्टेड यू शुड गो फॉर अल्टरनेटिव पॉलिसीज। आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ भी जाएं।
आप जो है वो नर्सरी से लिंक करें, आप बोले मिक्स्ड इकोनॉमिक स्टेट पर चले जाओ जहाँ पे पब्लिक भी स्कूल्स आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी आ रहे हैं, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समझ गए बेटा बात को? ये वैसे क्वेश्चन में पहले डिटेल में एक मरतबा बहुत करवा चुका हूँ, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। चलो उसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। सम फर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कहता है कुछ फर्म जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज करती हैं। अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ लिंक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के साथ आपका लिंक क्रिएट करेगा। ठीक है। Assess the view that when this occurs, price discrimination will always benefit producer at the expense of consumer and society। कहता है कि कभी भी आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसकी वजह से हमेशा प्रोड्यूसर को फायदा होगा और कंज्यूमर को नुकसान होगा। तो इस तरह का आपसे वो एक सवाल पूछ रहा है। तो इसके लिए ना आप लोगों को जाना पड़ेगा नोट्स पे। इसकी मैंने एमएस नहीं लिखी हुई यहाँ पे, आपको जाना पड़ेगा नोट्स पे। आप खोलेंगे माइक्रो, माइक्रो के अंदर जो टॉपिक है मोनोपली वाला। ठीक है। तो मोनोपली, अच्छा देखो, क्योंकि जो आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। तो यू विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग इम्परफेक्ट कंपटीशन। आप इम्परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं भाई। यहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर हो रही है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपली। ये मामला चल रहे हैं। मोनोपली का जनरल सा ओवरव्यू दे दें, मोनोपोलिस्टिक का दे दें, ओलिगोपली का जनरल सा ओवरव्यू दे दें। फिर आप बढ़ेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आप उसको बताना स्टार्ट करेंगे कि when different prices are charged to different consumers depending upon their price elasticity of demand, कि अगर इलास्टिक है तो आप उससे कम प्राइस चार्ज करो, इन इलास्टिक है तो आप उसकी प्राइसेस बढ़ा दें। आप ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को ऐसे लिंक करके चलेंगे। ठीक है, डायग्राम का आपने बताना शुरू किया। फिर आप जाएंगे टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जहां पे आप बेटा बताओगे फर्स्ट डिग्री क्या होता है, सेकंड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री क्या होता है। डायग्राम्स इनकी बनाने की, इसकी बना लेना, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल डायग्राम है। इसका आसान वर्जन आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये वही डायग्राम है। तो ये वाली डायग्राम आप बना रहे हैं। तो बेसिक नॉलेज तो आपकी चली गई। अब उसने आपसे पूछा है कि यार क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा आपको नुकसान ही देगा, क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा प्रोड्यूसर को फायदा देता है और कंज्यूमर को नुकसान देता है? तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बेटा सारे लिखे हुए हैं, बट आपको इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर मैं पहले बात करूं, वेलफेयर लॉस फॉर इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर सर्विसेज रिमूव, तो आपको ये बात पता है कि यार यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी थी फर्स्ट डिग्री में कि हम लोग कंज्यूमर से उतने पैसे चार्ज कर दें जितना वो मैक्सिमम पे करने के लिए विलिंग होगा, तो कंज्यूमर सर्विस का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। तो ये ड्रॉबैक आ गया आपके पास। कुछ लोग ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, कुछ लोग कम प्राइस पे कर रहे हैं। जो ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं वो बुरा मान जाए, वो बोले कि यार हमसे ज्यादा प्राइस क्यों ली जा रही है, कल को वो सामान लेना छोड़ दें आपसे। ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब यहाँ पे तरह से हम लोग बेनिफिट्स की तरफ जाना शुरू हो गए। आप और भी ड्रॉबैक्स यहाँ पे लिख सकते हो कि यार कोई गरीब बंदा है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है, बट क्योंकि मुझे पता है कि उसकी डिमांड इन इलास्टिक है तो मैं उसको जिबा करूँ। तो वो बेचारे के लिए सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज अनजस्ट। ठीक है। फिर लिखा हुआ है कुछ लोग क्या पता पहले के मुकाबले में कम प्राइसेस पे कर रहे हो, तो आप ये वाली बात भी बता सकते हैं कि यार जब वो कम प्राइसेस पे करेंगे तो दे विल बी, तो वो लोग अट्रैक्ट हो रहे होंगे टू कंज्यूम मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात आपने उसको बताई। कुछ लो इनकम लोग जो हैं, हो सकता है कि वो अफोर्डेबिलिटी अपनी कर लें। अब अक्सर ऐसा भी होता है कि भाई अगर आप अस्पताल जाते हैं, आप पे नहीं कर पाते, तो अस्पताल वाले जो हैं वो आपको कम पैसों में इलाज कर देते हैं या फ्री में इलाज कर देते हैं। आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में नाम सुना होगा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। व्हाट इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप? कि आप पढ़ाई में भले जैसे भी हैं, बट आपके पास अगर अफोर्डेबिलिटी के इशू है तो हम आपकी प्राइसेस की आपके लिए फीस थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। अच्छा, जो प्रॉफिट आप इम्परफेक्ट नॉलेज से और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से बनाते हैं, यू कैन यूज द सेम प्रॉफिट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस, कि आप मुल्क में, आप सॉरी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें। आप इनोवेशन की तरफ जाएं, आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाएं। चार्जिंग सम इंडिविजुअल्स हायर प्राइस
में माइट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इक्विपमेंट विच बेनिफिट्स ऑल कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अस्पताल है और अस्पताल में 100 बेड लगे हुए हैं, उसमें से मैंने क्या किया, 90 बेड मैंने दे दिए हैं पेशेंट्स को हु कैन पे, और 10 बेड मैंने रख दिए हैं रिजर्व फॉर दोज हु कैन नॉट। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं जो 90 लोग हैं उनसे पैसे ले रहा हूँ और रिमेनिंग 10 का इलाज फ्री में कर रहा हूँ। तो इस तरह सोसाइटी के अंदर भी फायदा होता है, लोगों को फायदा होता है। तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिल रहा है। कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि यार, सेइंग कि इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर प्रोड्यूसर एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर इज रॉन्ग। क्योंकि जब हम लोग मार्केट फेलियर कर, सॉरी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, इससे हर किसी को फायदा होता है और हर किसी को नुकसान भी हो रहा है। अगर मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल एक्सप्लॉइट कर रहा है कंज्यूमर्स को बाय चार्जिंग अ वेरी हाई प्राइस, बट जो क्वालिटी, जो सर्विस एप्पल देता है वो कोई और नहीं देता। ठीक है ना। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एप्पल कर रहा है वो कोई और नहीं। तो ये चीजें आप यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं इन योर कंक्लूजन कि भाई देखो, दोनों चीजें देखी जाती हैं, बट इन दी एंड इट इज नॉट कि ये इट इज नॉट जस्टिस टू से कि यार कंज्यूमर इज ऑलवेज एट अ लॉस एंड प्रोड्यूसर इज ऑलवेज एंजॉइंग बेनिफिट्स। समझे बात को। बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा हमेशा इन माइक्रो गो फॉर एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कंटेंट लिखने का कम होता है, टाइम कम, टाइम और क्या कहते हैं मार्क्स ज्यादा है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर मार्केट फेलियर, भले इसमें कंटेंट लिखने का ज्यादा है बट यू कैन स्कोर इजी मार्क्स। समझ में आती है बात बेटा, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? कोई मसला तो नहीं है? चलें, जा सकते हैं।